गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के इस मुकाबले में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह मुकाबला मेरे साथ हो रहा है नीरज वाजपेयी का, जो आजकल ताबड़तोड़ तेजी क्लॉक कर रहे हैं रोज 3:30 बजे मैं देख रहा हूं। लेकिन हाँ, जिस पिच पे मुकाबला, एक तो इंटरेस्टिंग दिन है आज, ध्यान रखिए आज थर्सडे है, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और रिजल्ट हैवी डे। कई सारे नंबर्स पे हमें कल जो बाजार बंद होने के बाद आए उन पर रिएक्ट करना है और आज ढेरों इंपॉर्टेंट नंबर्स लाइंड अप भी है दिन के दौरान। और हाँ, तो एक्सपायरी और क्रेडिट, और एक्सपायरी जिस दिन उसके अगले दिन हमें क्रेडिट पॉलिसी की तैयारी करनी है, सुबह सुबह क्रेडिट पॉलिसी आनी है, तो उस लिहाज से और भी इंपॉर्टेंट है। लोग पोजीशनिंग कर रहे होंगे क्रेडिट पॉलिसी से पहले, और कई लोग ये मानते थे कि इस बार एक्शन जो है ना वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में शिफ्ट होगा आरबीआई की जगह। तो आरबीआई ने तो वैसे ही इंटेंट क्लियर कर दिया है, लिक्विडिटी थोड़ी सकआउट करना। तो देखना होगा ऐसे में शक्तिकांता दास साहब कल लार्जली जो हमारी कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आवाज की जो एमपीसी थी वो आपने शो देखा होगा, सारे एक्सपर्ट्स मान रहे थे स्टेटस को होगा, यानी कि दरों में बदलाव नहीं होगा। पर वो तो खैर मेरे ख्याल से स्ट्रीट मान के चल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो कमेंट्री होगी। ये लिक्विडिटी सकआउट करने के बाद अब शक्तिकांता दास साहब की कमेंट्री कैसी रहती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो उससे पहले बाजार अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश करेगा। लेकिन जहां तक ग्लोबल इस पिच की बात है जिसपे आज का मुकाबला हो रहा है, एकदम फ्लैट विकेट है। तो ये बल्लेबाजों को फेवर करेगा या गेंदबाजों को फेवर करेगा, ये विकेट को देख के, पिच को देख के कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि यूएस में कल चाहे एसएनपी हो, चाहे डाउ हो, चाहे नैस्डैक हो, सब सपाट बंद हुए। एशिया आज फ्लैटिश ट्रेड कर रहा है और एसजीएक्स निफ्टी भी एकदम कल के क्लोजिंग लेवल्स पर ही खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। ऐसे में कैसे बनाए टीम? देखिए, ग्लोबल मार्केट को छोड़िए, भारत में जो दो इवेंट आपने बताया कि एक्सपायरी और एक क्रेडिट पॉलिसी में मेरा मानना है कि एकदम नॉन इवेंट है। कुछ भी बोल लें वो, उसके बाद मार्केट चलेगा, तो उसको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, आदमी थोड़ा सावधानी जरूर रखता है। कल एक इवेंट है तो वो नॉन इवेंट है। आपको देखना चाहिए सिर्फ विदेश की तरफ डॉलर इंडेक्स 91, तो वो है। दूसरा, ग्लोबल मार्केट से ऐसी कोई खबर ना आ जाए या जहां से आपको दिक्कत हो, क्योंकि देखिए मार्केट सच्चाई है कि चला एफआईआईज़ के दम पे है, तो उन्हीं के मूवमेंट को आपको ट्रैक करना है। कल भी उनके बाइंग के ही फिगर थे, तो उससे हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज जो फ्लैटिश मोड आपको दिख रहा है वो वहाँ की लोकल है। भाई इतने दिन से चल रहा, थोड़ा सा प्रॉफिट लिया लोगों ने, फ्लैट सा बंद हुआ, कहीं से कोई ऐसी बुरी खबरें देखने को मिल नहीं रही हैं, तो इसलिए कोई घबराने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ ब्रीदर ओनली। तो हमें लगता है कि जब तक एफआईआई का दम बना हुआ, देखिए लेकिन 18% ऊपर हो गया, अभी 18 पॉइंट अभी नीचे था 2 मिनट पहले। तो एसजीएक्स निफ्टी वो इंडिकेट कर रहा है कि रुक रुक के तेज़ी बन रही है। हाँ, हम लोग चूंकि इस शो में स्टॉक स्पेसिफिक हैं, तो इसलिए आपको इंडेक्स देखने की बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बस ना घबरा रहा हूं, दिक्कत है। 10 के 10 बल्लेबाज आपको मेरे ही बल्लेबाज। क्विकली शुरुआत कर देता हूं। सबसे पहले अपोलो टायर्स को स्क्रीन पर लेकर आए। टायर स्टॉक्स वैसे बहुत तगड़ी रैली दिखा रहे हैं क्योंकि हर टायर कंपनी के नंबर्स बहुत स्ट्रांग हैं। अपोलो की अर्निंग्स जो आई हैं, हाईएस्ट एवर टर्नओवर Q3 में इस कंपनी की तरफ से, जितना स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था, टॉप से लेकर डाउन तक हर आंकड़ा बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर नजर आएगा। और मार्जिन्स 710 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, 19% के पार जाते हुए, और न सिर्फ भारत में, पूरे एशिया पैसिफिक में और यूरोप में गजब का प्रदर्शन है हर ज्योग्राफिकल वर्टिकल में। और ये कंपनी, एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट, जिस तरह से परफॉर्म कर रही है वो, ये कंपनी दरअसल मार्केट शेयर भी गेन कर रही है। न सिर्फ वो पाए बढ़ रहा है, पाए में इसका शेयर भी बढ़ रहा है। इसीलिए अपोलो टायर्स को रडार पे रखना है। अच्छी खरीदारी के मौके हो सकते हैं इस स्टॉक में। बहुत सालों से एक दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक, ध्यान रखिएगा। अदानी ग्रीन दूसरा काउंटर है, 1000 रुपए वाला स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर डिलीवर करा। आय में 42% का उछाल, इबिटा 47% बढ़ा, मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, 128 करोड़ के घाटे से अब इस परफॉर्मेंस के चलते 41 करोड़ का मुनाफा। तो इसमें खरीदारी करने के मौके। और सीक्वेंट साइंटिफिक तीसरी कंपनी, एक और ऐसी कंपनी, इंडिया इंक गजब कर रहा है इस क्वार्टर में, स्ट्रीट को सरप्राइज कर रहा है। इस कंपनी की आय 13% बढ़ी, मार्जिन 270 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, मुनाफा 65% का जंप। और बाकी अच्छी खबरें, ब्याज पर खर्च कम हो रहा है, नेट डेट 130 करोड़ रुपए की रह गई। पिछले 9 महीनों में इस साल के ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए डेट भी इस कंपनी ने रिड्यूस कर दी है। तो कई सारे पैरामीटर्स जहां पे टेक मार्क चेक होते हैं, इस तरह की कंपनी को रडार पर रखिए। 242 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करने के लिए नतीजों के आधार पे हमने भी टीम बनाई है और पहला स्टॉक है शीला फोम, जो
मैट्रेसेस बनाते हैं, गद्दे। गद्दे बढ़िया। आजकल तो तरह तरह के गद्दे, बड़े महंगे महंगे गद्दे भाई आते साहब हैं। चूज करना मुश्किल हो जाता है, इसमें ये फर्क उसमें वो फर्क। गद्दे वो रुई के हुआ करते तब तो सब आसान था। अभी तो स्प्रिंग वाले गद्दे भी आ गए, बहुत तरह के तरह गद्दे हैं तरह भाई के गद्दे हैं। और बहुत महंगे होते हैं। गद्दे में भी कई जगह बेड सस्ते पड़ते हैं, गद्दे महंगे पड़ते हैं। सही कह रहे। मैंने एक बार पता किया, उसने कहा 45,000 रुपये गद्दा। हमने कहा पागल है, मैं रुई का बनवा लूंगा। इतने महंगे गद्दे हैं, लेकिन खैर उसमें पेट्रोकेमिकल का भी यूज होता है, क्योंकि जो फोम होती है वो डेरिवेटिव्स है। तो शीला फोम को इसलिए चुना, इसके रिजल्ट बड़े दमदार आए हैं। 850 करोड़ का रेवेन्यू है, 26% की उछाल के साथ। लॉकडाउन के दौरान लोगों ने गद्दे बहुत खरीदे और मुनाफे में 54% की ग्रोथ देखने को मिली है। 100 करोड़ का इन्होंने लिखा है। तो नतीजे बहुत ही दमदार हैं, तो हमें लगता है यहाँ पोजीशन बनानी चाहिए। पनामा पेट्रो एक और पेट्रोकेमिकल कंपनी है और इसमें 74% की ग्रोथ के साथ 422 करोड़ का रेवेन्यू और 7 गुना बढ़ के 53 करोड़ का प्रॉफिट। इतने दमदार नतीजे कंपनी ने पेश किए। ये स्टॉक ने भी गजब का मूवमेंट दिखाया था मुझे। Solid। इतने समय तक कंसोलिडेट हो रहा था, उसके बाद जो डबल डिजिट में चलना शुरू हुआ था 60-70 रुपए से, क्या मूवमेंट आया। अच्छा, चौथा स्टॉक है SIS लिमिटेड। वो सिक्योरिटी सेवाएं जो कंपनी प्रोवाइड करने का काम करती है। अच्छे नंबर्स Q3 के, आय 8% बढ़ी, EBITDA 10% बढ़ा, मार्जिन्स में 10 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट और मुनाफा 26.5% बढ़ा। अब मुनाफे में इतना तगड़ा जंप क्यों? एक डिप्रिसिएशन कम चार्ज होना शुरू हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट कम हो रही है और इस कंपनी की हायर अदर इनकम है। और अदर इनकम मतलब जो आर्म्स में इन्वेस्टेड है उन आर्म्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, नंबर्स अच्छे हैं। और नेट डेट टू EBITDA 1.5 टाइम्स हुआ करता था, अब 0.9 टाइम्स हो गया। इस तरह से डेट रिड्यूस हो रही है। 625 के साल के हाई थे इस काउंटर के। रैमको सिस्टम एक और कंपनी, इसने भी गजब का परफॉर्म करके दिया है। मुझे याद है विजय केडिया साहब के इन्वेस्टमेंट करने की खबर भी आई थी स्टॉक में। मल्टी बैगर बना है और वाकई रीजंस है मल्टी बैगर बनने के। बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, Q on Q डॉलर आय में 8% का उछाल, EBITDA 19% इंप्रूव होता हुआ, मार्जिन्स में 300 बेसिस पॉइंट्स का उछाल। नंबर्स स्ट्रॉन्ग है। ये स्टॉक भी ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अभी भी इस आईटी कंपनी में खरीदारी करी जा सकती है। ट्रेडिंग का मन है, लेकिन 650 के स्टॉप के साथ। तो दो छोटी टेक्सटाइल कंपनीज के रिजल्ट भी आए। नाहर स्पिनिंग, ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। 9.5 करोड़ के घाटे के सामने 20 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया, 3 गुना इन्होंने बढ़ाया और रेवेन्यूज भी 650 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं 7% की ग्रोथ के साथ। एग्जैक्टली यही स्टोरी सतलज टेक्सटाइल में भी आई है। इनका मुनाफा 4 करोड़ 72 लाख के घाटे से बढ़ के 11.5 करोड़ हो गया है और रेवेन्यू में 17% उछाल के साथ 550 करोड़ से या 556 करोड़ तक पहुंच गई है। तो दोनों कंपनियां घाटे से मुनाफे में आई और अब तो टेक्सटाइल पार्क वार्क बनने की भी खबरें हैं बजट में, तो इन दोनों में रखिए। और पांचवा स्टॉक बताया तो मिंडा कॉर्प, इनका जो प्रॉफिट है वो 91% बढ़ा है। अब वो 25 से बढ़ के 50 करोड़ हो गया है और आमदनी 13% बढ़ के 750 करोड़ हो गई है। तो ऑटो एंसिलरी जो कंपनियां हैं उनमें भी जबरदस्त तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, चलिए डिपेंडेबल की बारी और आप लोग की स्क्रीन पे मेरा डिपेंडेबल स्टॉक आएगा। कल हम मान रहे थे फार्मास्यूटिकल्स आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन फार्मा में हमने तड़का लिया था खबरों का। आज लार्जली एक्सपेक्टेड है कि मेटल्स में आउट परफॉर्मेंस लौटेगा, जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं। तो डिपेंडेबल और फ्री हिट दोनों दरअसल मेटल स्पेस के। हिंडाल्को, क्योंकि मैं कह रहा हूं मेटल्स में आज आउट परफॉर्मेंस, लेकिन हिंडाल्को को लेने की दूसरी वजह भी है। हमेशा खबरों का तड़का भी रखना तो एक अच्छा टेलविंड मिल जाता है स्टॉक को। तो इसका जो आर्म है नोवेलिस, उसके कल हमारे बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए। अब वो नंबर्स स्ट्रॉन्ग है, जितना स्ट्रीट एक्सपेक्ट करा था हर पैमाने पे वहां पे बीट है। $501 मिलियन का एडजस्टेड EBITDA है, $439 मिलियन से बढ़कर। नेट डेट टू EBITDA भी, मैं बैलेंस शीट सबकी चेक कर रहा था इसलिए मेंशन कर रहा हूं, 3.8 टाइम्स हुआ करता था, रिड्यूस करके 3.3 टाइम्स हो गया। यानी कि वो जो स्ट्रेन है बैलेंस शीट पे वो भी अब काबू में आ रहा है। इसलिए हिंडाल्को फायदा मिलता हुआ उस नोवेलिस के परफॉर्मेंस का, इसलिए आज डिपेंडेबल का दर्जा। बिल्कुल, और मेटल वैसे भी अब ट्रेंड में है। भारतीय एयरटेल डिपेंडेबल स्टॉक, नतीजे बहुत ही बेहतरीन कंपनी ने पेश किए हैं। अफ्रीका कारोबार भी बहुत बढ़िया कर रहा है, इंडिया कर रहा है। क्वालिटी कस्टमर जिनको बोलते हैं 4G कस्टमर, उसमें 1 करोड़ 42 लाख का इजाफा लास्ट क्वार्टर में हुआ है, इंडस्ट्री का बेस्ट। और इसीलिए आरपू 166 रुपये आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी बढ़ गया। कंपनी गाइडेंस दे ही रही थी। और एक चीज़ है खाली, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद टैरिफ हाइक होगा, अब वो शायद ना भी हो, क्योंकि जियो में उस तरीके के आउट परफॉर्मेंस सब्सक्राइबर में नहीं देखने को मिले। तो हो सकता है वो थोड़ा सा
ठंडे बस्ते में जाए, लेकिन स्टिल जिस तरीके के क्लाइंट एडिशन इनके हो रहे हैं वो इनके लिए आगे भी फायदेमंद रहेगा। तो मुझे लगता है आप खरीदारी करनी चाहिए। कितना बढ़िया मुनाफा है, 850 करोड़ का और 26,500 करोड़ का रेवेन्यू है। तो भारतीय एयरटेल डिपेंडेबल के तौर पर खरीदारी करने के लिए 625 का टारगेट। छोटा सा ब्रेक से लौट के आते हैं तो फ्री हिट और पिंच बताएंगे।